आज हम लुसेंट और एनसीईआरटी पूरा साथ साथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अणु परमाणु परमाणु हमारा पार्ट रहेगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, ठीक है, ये सब चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह पूरा लुसेंट के साथ आपका एनसीईआरटी कवर भी कर देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे तो देखना है, परमाणु का त्रिज्या किसमें नापा जाता है। साथ साथ हम बताए थे कि डाल्टन ने परमाणु प्रतीक दिया था, परमाणु प्रतीक सॉरी परमाणु प्रतीक का प्रयोग पहली पहली बार किया गया था, परमाणु प्रतीक का प्रयोग डाल्टन के द्वारा। लेकिन वही चीज अगर देखा जाए तो नाम अक्षरों से किया गया था, तो वो देखिए यहाँ पे वो बर्जिलियस ने किया था। ठीक है, ये वाला जो था प्रतीक वाला जो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये डाल्टन का था। और बाकी ये जो हम लोग नाम से किया गया था, जैसे आईयूपीएसी नाम ने इसका आईयूपीएसी के फुल फॉर्म बताए थे, ये चीज जिसे सीएयू बोलते हैं, मतलब अक्षर अंग्रेजी अक्षरों से जो नाम दिया गया था वो दिया था बर्जिलियस ने। क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। इसी तरह पूरा एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे कि जो एक रहता है ना कि वो जो जूनियर लड़के हैं, गांव के लड़के हैं, जो नए नए अभी तैयारी किए करना चाहते हैं इंटर के, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अब देखिए, आज हम लोग पहले एनसीईआरटी देखते हैं, फिर एनसीईआरटी के बाद हम लोग लुसेंट में वही चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना आपको बता ही चुके थे पिछले वीडियो में कि पहली बार परमाणु संकल्पना अगर देखा जाए तो वो दार्शनिक थे कनाद। कनाद क्या आया, डेमोक्रिटस आया, उसके बाद फिर आया था एक और थे कात्यायन। इन तीनों ने परमाणु को व्याख्या किया था। लेकिन डाल्टन ने सुझाया परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसका कोई विभाज्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी के बाद से एक 19वीं शताब्दी के आसपास में एक विभाज्य हुआ जो कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना। ठीक है, तो ये चीज अगर बोलेगा किसने दिया था ये थ्योरी, जो बोला परमाणु अविभाज्य कण होते तो वो डाल्टन ने दिया था। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं डाल्टन सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत था वो किस पे आधारित था, तो आप लोग को साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है मैं साथ में वो चीज आपको बताते जाता हूँ कॉपी में। मैं वैसे बना नहीं पाऊंगा, वैसे देख अगर आपको लगता है तो बना के दे दूंगा पीडीएफ, लेकिन अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आप लोग को ज्यादा सिलेबस कवर करना है। अगर यहाँ पे देगा परमाणु डाल्टन, डाल्टन लिख देना है। डाल्टन लिखने के बाद लिखना है इस आधार किसका था, परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु द्रव्यमान पे। देखिए ऐसे दे देना। फिर क्या लिखना है, अविभाज्य कण। 1806 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, 1803 में इन्होंने खोजा। ठीक है, चलिए इस तरह का आपको लिखना है। हाँ, उसके बाद बोले थे स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट का नियम था, लेविजियर ने भी कुछ दिया था, पिछले वीडियो में जाके देखें। देखिए परमाणु द्रव्यमान की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने की समर्थ था। ठीक है, देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था, इसने इन्होंने बोला कि स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने का समर्थ था कि वैज्ञानिक ने इन्हें, देखिए आगे स्थिर अनुपात का नियम बता दिए थे कि अगर एक अनुपात हमेशा ऑक्सीजन में क्या, जल में H2O होता है, अगर दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन होता है द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 दूनी 16, वापस एक और 8 में कट जाएगा। ठीक है, हमेशा अनुपात उसका स्थिर रहता है, चाहे कोई भी तत्व आ जाए। ठीक है, अब देख कोई भी उसका जल हो जाए। अब देखते हैं ये चीज आगे, रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग उत्पन्न द्वारा सापेक्ष द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। देखिए इतना जानना है, लिखना नहीं है इसको, इतना इसको सिर्फ ये जानना है कि रासायनिक संयोजन के नियम उपयोग द्वारा ही इसको समझा गया। ठीक है, आइए कुछ द्रव्यमान का नाम है, यहाँ से इसको याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम का एल होता है, आर्गन का एयर होता है, उम्मीद है कि ये सब याद होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को ध्यान रहे, इसके बाद जस्ट आपको पूरा देखना है वीडियो को, लुसेंट से हम क्लियर करने वाले हैं साथ साथ। ठीक है, जिससे आपका याद यहीं पे हम करवा देंगे, आपको घर पे रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु, क्योंकि आप जब लुसेंट पढ़िएगा ना ये सब चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए वहां पे आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगा ये पढ़ने के बाद। ठीक है, हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु के बराबर मानते हैं।
परमाणु द्रव्यमान को क्या मानते हैं, एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। स्टेटमेंट सवाल यहाँ से आ सकते हैं। तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। लिख लीजिएगा इसको, कार्बन 1.0, ऑक्सीजन 1.33। ठीक है। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU में संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के अनुसार यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रसिद्ध करते हैं। यानी समझ में कुछ आया खेला। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, द्रव्यमान की इकाई को कार्बन परमाणु के बराबर मानते हैं। ठीक है। कार्बन ऐसे लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स ऐसे बना के लिखिएगा। ठीक है, ऐसे एक एक लाइन शॉर्ट में डाल के कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर मापते हैं। ठीक है, पहले इसको AMU में मापते थे। ठीक है, अभी लिखिए IUPAC के बारे में मतलब बता दिए। IUPAC क्या होता है, जो द्रव्यमान के तत्व के नाम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय है ये। उसके बाद ये 1 है इसका कार्बन का, 1.33 ऑक्सीजन का। ठीक है, यूनिफाइड द्रव्यमान कहते हैं। यू का मतलब कभी एग्जाम में ये छोटा सा चीज बहुत बड़ा धमाका कर सकता है, याद रखिएगा। द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक माना जाता है। देखिए, कभी भी द्रव्यमान देखते हैं 1.2 1.3 नहीं नापता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट देखिएगा नाइट्रोजन का 15 ऐसे कुछ के मानते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग। अभी देखिए, प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। देखिए, प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान को 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। यानी कि ऑक्सीजन का कितना परमाणु एटॉमिक नंबर ओ 8 होता है, यानी 8 दूनी 16, लगभग दुगुना है ना, इसीलिए 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। ठीक है, दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन देखते होंगे जल के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी करते हैं, नाइट्रोजन भी करते हैं, तब ना उसको कार्बन के साथ भी करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के साथ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हमेशा ऑक्सीजन सबके साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट बना के देंगे, समझते जाइए। 196, देखिए यहाँ पे क्या है, 196 नहीं है, 1961 है। इसको आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए। ठीक, 1961 क्या लिखिएगा, 1961। फिर लिखिएगा, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 को समस्थानिक आइसोटॉप को मानक संदर्भ के रूप में एक्सेप्ट किया गया। ये पूरा नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है इसको, कार्बन द्रव्यमान को कब एक्सेप्ट किया गया था, कार्बन 12 समस्थानिक, तो 1961। ठीक है, क्या लिखिएगा, कार्बन 12 समस्थानिक इक्वल टू 1961। देखिए, इतना ही आपसे एग्जाम में आएगा, जो आपसे पूछा जाएगा। ये पूरा नहीं, आप लोग लिखते लिखते शाम से रात, रात से भोर हो जाएगा। अब ये कार्बन 12 के समस्थानिक एक बार आया था, पूछा था इसमें से कौन कार्बन 12 के कितने समस्थानिक है, तो नाइट्रोजन कितने समस्थानिक, तो आप देखते हैं कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु इकाई के रूप में लेते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना के लिखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को ही मानक परमाणु द्रव्यमान माना गया। ठीक है, हमेशा इसका मानक यही था, क्या था, 1/12। उसके बाद कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान सभी तत्वों परमाणु के प्राप्त किए गए। बस यहाँ पे लिखना है, भी किए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो बस इतना सही परमाणु द्रव्यमान पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा है आज तक, याद रखिएगा। आप लोग रट लेते हैं कम से कम 50-100, जो कि टाइम का घोर बर्बादी है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन 1, कार्बन का 6 दूनी 12, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, सोडियम 11 से दुगुना से 1 ज्यादा 23, मैग्नीशियम 24, है ना, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। तो अलग सब तो दुगुना ही है, थोड़ा अलग कौन सा है, सोडियम 1 ज्यादा, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40, सब में दुगना है। जो थोड़ा सा अलग है उसी को नोट्स बना के लिखना है। ठीक है, इतनी से ज्यादा नहीं पूछता है। आप लोग को आज के बाद से नहीं रटना है परमाणु द्रव्यमान। यहाँ से अगर आपसे पूछा गया स्टेटमेंट के सवाल, तो ध्यान से देखिए क्या पूछा जा सकता है कि परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में। पहला ये जानना है, परमाणु तत्वों के परमाणु स्वतंत्र के रूप में अस्तित्व नहीं, यानी परमाणु जो है ना स्वतंत्र रूप से, देखते होंगे स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन, तो हम आगे समझाएंगे अणु वाले में। तो याद रखिएगा परमाणु कैसे, इसको नोट्स बनाइएगा। चलिए एक बार और बताते हैं, तो लिखिएगा परमाणु। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, परमाणु लिख के आप क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। देखिए, आपको सिखा रहे हैं, यही चीज करना है। ठीक है, ये तभी आप सब सक्सेस हो पाइएगा, स्वतंत्र नहीं रह पाते। ठीक, पहला। अगला, परमाणु क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, परमाणु का पार्ट देखिए। ठीक है, यह तो पहले स्वतंत्र
नहीं रह पाता है, दूसरा में परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। तो बस अगला लाइन देके मार दीजिएगा ऐसे करके, परमाणु क्या क्या बनाता है, अणु प्लस आयन दे के क्या करिएगा, टिक मार दीजिएगा। ठीक है, यानी आपको समझने के लिए ये चीज बहुत काम आएगा, समय बचेगा। ये चीज मैं शुरू से बताता जा रहा हूँ। अणु अथवा आयन, ये मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान में जब मुझे लगता था, नोट्स बनाने लगा था, मुझे बहुत समय लग गए, 6 महीने से ज्यादा मैं नोट्स बनाने में ही रह गया, तैयारी मेरी अधूरी रह गई। लेकिन तब मैंने इसको इजाद किया था अपना शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स मुझे बहुत आगे ले गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु क्या होता है, या तो दो है या तो दो से अधिक परमाणु से मिलके अणु बनता है, यानी परमाणु से अणु बड़ा होता है। ठीक है, रासायनिक बंध, सुनिए आप अगला, रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। तो आप अगला नोट्स कैसे बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स, अणु दो और दो से अधिक परमाणु लिख लिए। अगला रासायनिक बंध, फिर अगला क्या लिखिएगा, अणु को किसी तत्व अथवा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको देखना है क्वेश्चन कैसे आएगा। पीडीएफ में देता हूँ, लेकिन पीडीएफ तभी समझ में आएगा जब यहाँ आज क्लियर कर रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या कहता है, परस्पर आकर्षण। परस्पर क्या है, आकर्षण बल से तीन चीज, इसका अणु का पॉइंट नोट करते जाइएगा। अणु परमाणु बड़ी कंफ्यूजन होता है, परमाणु बोले तो सबसे छोटा होता है, अणु कैसा होता है तो उससे बड़ा होता है, दो से अधिक है, रासायनिक बंध है, परस्पर आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। कुछ समझ में आया, स्टेटमेंट कैसा सवाल आएगा जब मैं कराऊंगा तब उस समय समझ में आएगा। देखिए परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा आकर्षण बल के द्वारा। ठीक है, साथ साथ स्वतंत्र में स्थित रहता है। उसके बाद समझ, इसीलिए यही चीज आप इतना पढ़िएगा तो मैं आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन निकाल दे रहा हूँ, इसलिए बोला आप यहाँ पढ़ना है, देखना है। ठीक है, और अच्छी से मेहनत करके जल्दी सिलेक्शन लेना है। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रह सकता है, उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। समझ में आ गया, इसको जरूरी नहीं है, बस 4 पॉइंट यहाँ लेना है जहां से आपको फंसाएगा। ठीक है, चलिए इस बक्से को आपको याद करना है। ठीक है, अधातु है, धातु है, तो याद रखिए अधातु में कौन कौन आता है समझिए। उसके बाद परमाणुकता याद करिए, एक बार हमसे पूछा गया था इसमें कौन सा द्विप्रमुख परमाणुकता नहीं है। तो आज देखिए हम क्या बोले थे, इस बक्से से आगे आपको नहीं बढ़ना है, इसके आगे आप लोग बहुत सारा रट पट लेते हैं बिना मतलब का, जो दिमाग में हौच पौच हो जाता है। तो इस बक्से में आपको क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आपको समझाते हैं कैसे है। यही चीज आपको समझ में नहीं आएगा जब खुद एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो यहाँ देखिए, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या है, अधातु है। अधातु क्या है, सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। तो आपको ये तीनों पता है, लेकिन सोडियम से थोड़ा सा कंफ्यूज, सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है। देखिए अब ये सब जितने हैं, तो ऑक्सीजन अधातु, हीलियम अधातु, आर्गन अधातु, नाइट्रोजन। तो ये तो चलिए, अब आपसे सवाल कैसे रेलवे में पूछे गए थे, अब तो आ सकता है बिहार पुलिस पूछा जा सकता है दरोगा में। तो जितने भी ये हैं, देखिए आर्गन एक परमाणुकता, एक परमाणुकता का मतलब पहले समझिए परमाणुकता क्या होता है। आप देखते होंगे नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, O3 भी लिखते हैं कभी कभी, देखते होंगे ओजोन 3। उसी इसीलिए आर्गन को कभी सुने Ar2 लिखते हैं। वो कैसे होते हैं आगे पढ़ाएंगे संयोजन आपस में कैसे। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका इसका बैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट में, 2 और 5। अब बताइए, तो इसको 3 चाहिए और इसको भी कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो दोनों आपस में संयोजन करते हैं। तो ठीक है, तो यहीं पे देखिएगा नाइट्रोजन द्वीप परमाणु है। ठीक है, इसको रट लीजिए। ठीक है, उतना इसको हम आगे बताएंगे, इसको देखना है, रट लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आर्गन, हीलियम, जो कभी नहीं सुने हैं उसको, आर्गन हीलियम में एक परमाणुकता अच्छी, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, फास्फोरस P4, है ना। इसको आप याद कर लीजिए, एक जगह मिलेगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सल्फर बहु, यानी सल्फर में देखते होंगे S8, सुने हैं ना, सोडियम एक, आयरन एक, एल्युमिनियम एक, कॉपर एक। समझ रहे हैं, बस एक फास्फोरस 4, सल्फर 8, बाकी 2 और बाकी 1। क्लियर, इसको याद कर लीजिएगा।
हम लोग देखेंगे आयन क्या होता है। तो आयन देखिए, आयन क्या है, धातु एवं अधातु, समझ गए, युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ये कैसा होता है, धातु अधातु दोनों से जो बना होता है यौगिक, जो धातु अधातु एक यौगिक बनाते हैं आवेशित कणों से, सुने होंगे Na+Cl-। ठीक है, एक धातु है एक अधातु है। ठीक है, क्यों, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na क्या है, धातु, सॉरी, और ये क्या है, क्लोरीन अधातु, समझ में आ रहा है ना। तो यही से जो बनता है, दोनों मिला के एक आवेशित, दोनों पे जो चार्ज होता है Na+Cl-, यही दोनों मिलके आयन क्रिएट करते हैं, यही आयन है। ठीक है, अब देखिए आवेशित कणों आयन कहा जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। हम ये बताए थे, कहीं पे 2+ होता है, कहीं पे 3+ होता है, कहीं पे 3- होता है ना। इसीलिए इसी को, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, आयन क्या लिखिएगा, नेट आवेश परमाणु। क्लियर, छोटा सा नोट्स बना के। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए सवाल कैसे बनेंगे, परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुपरमाणु आयन क्या होता है। अब देखिए जो चैप्टर 3 का पार्ट बचा है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब लुसेंट और थोड़ा चैप्टर 4 का पार्ट लाते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। हम इसीलिए इसको आगे पीछे कर रहे हैं कि आपको जो लिंक इंटरकनेक्ट करना है वो समझ में आएगा। जो बीच में बचे हैं थोड़ा सा संयोजन, ये सब चीज हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए परमाणु का स्ट्रक्चर संरचना 19वीं शताब्दी तक जान लिया गया था। हम ये बताए हैं कि क्या बोला था डाल्टन ने, परमाणु अविभाज्य है, बोला गया था ना। देखिए उसके बाद आए एक और जे थॉमसन। ठीक है, डाल्टन के बाद आए कौन, थॉमसन। तो अविभाज्य किसने कहा था परमाणु को, डाल्टन ने। लेकिन थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने पता लगाया अविभाज्य कण नहीं है, सॉरी क्या बोला, तो अविभाज्य यानी विभाज्य नहीं होगा, किसने, डाल्टन। लेकिन इसने उन्होंने क्या कहा, अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक परमाणु गुण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने। समझ में आया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विकिरण की खोज की जिसे इन्हें केनाल रे, आपको लुसेंट में भी जस्ट हम दिखाएंगे जिसमें से केनाल रे के बारे में नहीं बताया है, थोड़ा सा नहीं बताया है तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ आपको समझिए, उसके बाद हम लास्ट में लुसेंट बताएंगे। गोल्डस्टीन ने 1886 नए विकिरण को लिखिएगा, गोल्डस्टीन 1886, फिर एक लाइन केनाल रे पे क्या दिखेगा, केनाल रे में क्या लिखिएगा, धनावेशित किरण, बस इतने सा ज्यादा नहीं, केनाल रे में धनावेशित किरण, केनाल रे इक्वल टू धनावेशित किरण। ठीक है, आपसे पूछ लेगा सीधे केनाल रे कैसी किरण है, ऋणात्मक, उदासीन, धनावेशित, कैसा, इनमें से कौन। ठीक है, दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई, इसके बाद उस कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था। उसका आवेश कैसा था, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, किंतु विपरीत था। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, माइनस नेगेटिव में। लेकिन इसके बाद एक और कण खोजा गया जिसको प्रोटॉन नाम दिया गया। ध्यान से समझिए, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के निगेटिव जो बराबर, देखिए आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत। जस्ट अगर 4 इस पे आवेश है इलेक्ट्रॉन पे तो प्रोटॉन पे भी 4 है, लेकिन ये माइनस प्लस सर, ये माइनस सर, ये माइनस सर नहीं होता, बताएंगे 1.67 × 10⁻90 होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप बस समझिए आवेश जिसका बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, लेकिन बस नेगेटिव प्रोटॉन, लेकिन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक है। समझ में कुछ आया, नहीं समझे। आप देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का, सॉरी इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का 1 है तो प्रोटॉन का 2000 होगा। ठीक, उनको प्रोटॉन नाम दिया। समझ में आ गया, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने 1886 में केनाल रे खोजा, ऐसी कणों को फिर देखिए नाम दिया गया प्रोटॉन। क्लियर, नामकरण अलग चीज है, आगे पढ़ेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए इकाई 1, इसका आवेश +1 लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश माइनस, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या है आवेश, यहाँ पे मास, ये दोनों का आपको लिख ऐसे देगा बड़ा करके, तो समझ है, लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का आवेश ज्यादा होता है।
ठीक है। फिर न्यूट्रॉन का आवेश होता ही नहीं है। द्रव्यमान में देखेंगे तो प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान किसका ज्यादा है, तो हम लोग आगे देखते हैं, ऐसे बताने से फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य, यानी न्यूट्रॉन का आवेश नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही नगण्य होता है, यानी बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश माइनस है, समझ में आ गया। ऐसे लिखिएगा, बोलेगा इनमें से किसका द्रव्यमान नगण्य है और आवेश -1 है, तो बिल्कुल नहीं सोचना है, आगे क्वेश्चन में भी क्लियर करेंगे। देखिए इन्होंने कहा प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब परमाणु जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, समझिए किससे बने होते हैं परमाणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, जो परस्पर आवेश को संतुलित करते हैं। कैसे, एक का माइनस है दूसरा प्लस है, ये दोनों मिलकर संतुलित करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। पूछेगा इनमें से कौन तत्व मिलकर संतुलित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश, ठीक है। अब आगे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखे थे, डाल्टन 1806 में बोला परमाणु अविभाज्य है। फिर आए थॉमसन, जिसने बोला नहीं परमाणु में कम से कम एक है, तो उसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। फिर आए कौन, गोल्डस्टीन, उन्होंने बोला कि नहीं एक केनाल रे है जो पॉजिटिव है, उसका नाम दिया गया क्या, प्रोटॉन, ठीक है। देखिए प्रोटॉन को समझिए, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता, सुनिए प्रोटॉन के परमाणु की सबसे भीतरी भाग में होता है, कहाँ होता है, देखिए आप देखे होंगे ये परमाणु का केंद्रक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पे और न्यूट्रॉन के साथ एक बंद बना के जकड़े हुए, समझ रहे हैं। प्रोटॉन कहाँ होता है, सबसे भीतरी भाग, इसीलिए देखते होंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान और लेन देन और लेन होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश में होते हैं, क्योंकि ये बाहरी होते हैं, हमें इस प्रकार नीचे मिलेगा। चलिए हम अगले वीडियो में हम देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो क्रिसमस केक का दिया था, लेकिन अब लुसेंट में आते हैं। लुसेंट में जाने से पहले हम थॉमसन का ये चीज बचा हुआ है, क्रिसमस तरबूज का मॉडल दिया गया था, ठीक है। अगले वीडियो में इसको पूरा क्लियर करेंगे। अब मेन थोड़ा सा क्या देखना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, जहां से क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, और लिख लीजिए ये क्वेश्चन एकदम आता है, ठीक, किसी न किसी से। देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जाने इच्छुक थे, क्या थे हम नहीं मतलब है, अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर टकराए। एनटीपीसी और टेक्नीशियन का एग्जाम में पूछा था, डायरेक्ट पूछा था किस पन्नी से टकराया था अल्फा कणों को, चांदी सोना पीतल, तो सोना उसका आंसर होगा। और इधर हाल फिलहाल बिहार एसआई जो 64 पोस्ट था, 78 पोस्ट था, या 122 वाले किसी में पूछा गया है, ठीक है। हम क्वेश्चन मेरे पास है, हम दिखा देंगे आप लोग को। सोने की यह पन्नी 1000, सुनिए क्या किया सोने की पन्नी को, उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि उसमें बहुत पतली परत, क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, समझिए इसको, नोट्स बनाते जाइएगा, लिखिएगा ऊपर में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ऐसे लिखिएगा यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लिख के एक छोटा सा पहला लाइन बता रहे क्या दीजिएगा, लिखिएगा सोने की पन्नी, ठीक। अगला दीजिएगा सोने की पन्नी 1000 परमाणु की बराबर मोटी थी, यह सोने की पन्नी कितना मोटी थी, बराबर, लिखिएगा सोने की पन्नी बराबर 1000 परमाणु के बराबर मोटाई। फिर लिखिएगा अल्फा कण परमाणु के बराबर, अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम के कण होते हैं। सोचिए एक और क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पे, लिखिएगा अल्फा कण इक्वल टू, इसी में He का 2, हीलियम का 2 द्वि आवेशित हीलियम के कण होते हैं। अल्फा बराबर कितना होता है, 2 होता है, अतः ये धनावेशित होते हैं। लिखिएगा अल्फा कण, देखिए बड़ी मजा आएगा याद करने में, जब आप शॉर्ट नोट्स लीजिएगा, चूंकि इतना द्रव्यमान 4U होता है। अब आपसे पूछेगा कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है, तो आ जाएगा हवा पीजिएगा एग्जाम में, हवा कब नहीं पीजिएगा, जब याद रहेगा कि परमाणु किसका है, द्विआवेशित हीलियम के बराबर होता है। हम पहले बोले हैं कि He द्विआवेशित है, यानी कि 2 दूनी 4, बस यही तो डबल द्रव्यमान कितना हो गया, डबल हो गया, समझ में आ गया। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना, 4U, का 4U, इसको तुम लिंक करिएगा, यही चीज आपको एनसीईआरटी सिखाता है, जो आपके कई गुना आगे लेके चला जाता है, जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े होते, ठीक है। उसके बाद क्या किया ना, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसीलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की, समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा, यह अनुमान लगाया कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। इनको लगा कि अल्फा कण जो विक्षेपित हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी है, इसीलिए उन्होंने इनका कोई विक्षेपण का आशा नहीं, उनको लगा नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए जब इतना आया, एक कण वापस
जाके देखिए मुड़ गया। तब उनको बोला अरे साला ये असंभव कार्य को संभव उन्होंने माना। सोने की परत अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ये एक छोटा सा परमाणु मॉडल में लिख दीजिएगा रदरफोर्ड का। तेज गति से चल रहे, अब क्या क्या मिला उनको सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधा निकल गए, जो इन्होंने अनुमान किया था। हाँ भाई निकल जाएगा, भारी है तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा छोटे कोण में विक्षेपित हुए, ठीक। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण अचानक वापस आ गया। रदरफोर्ड को यह लगा अरे साला ये तो मिल गया हमको, अचानक ये असंभव ही था ना भाई। उन्होंने यह परिणाम अविश्वसनीय था कि जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को इनका ये था कि 15 इंच का तोप का गोला टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट के आती है, यही असंभव को संभव मानता है। ये इसके वजह लौटा ये तोप के गोले को टिश्यू पेपर से टकरा वापस लौटने के बराबर। आप सोच सकते हैं यही खोज हुआ था इसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, ठीक है। तो अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, बचाओ अब थोड़ा सा लुसेंट देख। अब आपको लग रहा होगा कि लुसेंट इतना छोटा है, देखिए इस पेज में कितना कुछ छुपा हुआ। आपको लगता है कि आपसे जल्दी याद कनेक्ट होगा? आप सोच भी नहीं सकते इतना छोटे चीज में याद रखना, पढ़ना, कनेक्ट रखना बहुत असंभव सी बात होती है। चलिए आज हम देखते हैं, सुनिए। परमाणु 1803 में परमाणु का सिद्धांत का प्रतिवाद, देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में। 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य था। हम बता दिए थे किसने दिया था, डाल्टन ने, ठीक है। परमाणु अविभाज्य सिद्धांत 19वीं शताब्दी के बाद से यह मिला। किसने फिर आया पहली बार, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किया। वहीं से देखिए कितना शॉर्ट में निकाल दिया गया, लेकिन हम आपको कहानी पूरा बता दिया था, आपको समझ में अब आएगा। देखिए इसी को इन्होंने मौलिक कण कहा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को उन्होंने परमाणु निर्मित करने वाले कहा, इसी को मौलिक कण कहा, ठीक है। परमाणु समझिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग, ठीक है। इन्होंने परमाणु और अणु, अब देखिए परमाणु अणु हम आपको बताएं, देखिए ध्यान से क्या कहा इसने। परमाणु की तत्व का वह छोटा छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आप बताइए, हम आपको कितना बढ़िया से क्लियर किए थे, यहाँ पे जल्दी समझ में आता नहीं आता, वहां बताए थे परमाणु स्वतंत्र होता है, रासायनिक भाग लेता है, अणु रासायनिक क्रिया बंद, रासायनिक बंद द्वारा आकर्षण बल द्वारा बना रहता है, बताए थे ना, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बताए थे। ये देखिए ये अणु, लेकिन ये छोटा छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में, देखिए कितना, आपको क्या लगता है बन जाएगा कितना बड़ा, ये पूरा लुसेंट का साइंस है। लुसेंट का बात छोड़िए, लुसेंट कितना मोटा किताब है और उसमें से कितनी को दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आप पढ़िएगा एनसीईआरटी तभी आपसे इंटरलिंक्ड होगा, ठीक। अब आते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने खोजा। अब कितना तेजी से पढ़िएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने खोजा। द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, देखिए हम बता चुके हैं शून्य होता है, जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे धन होता है लेकिन इसका बराबर होता है, ठीक, आवेश बराबर लेकिन धन में, हम बताए थे ना। उसके बाद इसका द्रव्यमान 2000 गुना भारी है। देखिए ये चीज कुछ दिया है, कुछ दिखा दीजिए अब जल्दी, ठीक है, जबकि बढ़िया बुक ये माना जाती है तब। अब देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन बताए थे द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। याद रखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, लिख लीजिएगा प्रोटॉन का मास इक्वल टू H2 का मास, बस इतने लिखना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, कैसा लगा बताइएगा। और इस प्रकार देखिए इसी प्रकार धन आवेश रहता है परमाणु में। इस कण का खोज गोल्डस्टीन ने किया, बताए ना प्रोटॉन खोज किसने किया था। यहाँ पे केनाल रे का कहीं चर्चा किया नहीं किया, तो आपको कहीं और मिलेगा तो लिंक नहीं हो पाएगा। तो केनाल रे खोजा, केनाल रे को धनविषित माना और बाद में उसी का नाम पर प्रोटॉन दिया गया और गोल्डस्टीन ने खोजा, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में बताए, न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। 1932 में चैडविक द्वारा बेरिलियम, यहाँ थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे लिखिएगा, आपको इसीलिए बोल रही है, वहां से जो कुछ नहीं होगा यहाँ हम क्लियर करेंगे। ये होता है, ये होगा जब आगे पढ़िएगा ना 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तब वहां ऐसा मिलेगा। लेकिन चलिए अभी पढ़ाते जाते हैं आपको। चैडविक ने बेरिलियम की रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत दिया, कैसे दिया, बेरिलियम के अल्फा कणों पर आघात करा के। अल्फा कणों को हम बता दी द्रव्यमान कितना होता है 2He = 4, क्लियर। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत आगे पढ़ते हैं, हम ये चीज बता दिए हैं 1911 में। रदरफोर्ड ये चीज नहीं पढ़े थे, 1911 में रदरफोर्ड ने आंतरिक अवस्था खोज किया। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन ये चीज बता दिए हैं।
उसके बाद थॉमसन ने परमाणु का रूप अस्वीकार किया था ना, बोला था क्या, क्या बोला था, डाल्टन ने बोला अविभाज्य है, लेकिन इसने क्या किया, इसको अस्वीकार करते हुए कहा नहीं है विभाज्य। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, देखिए थॉमसन द्वारा परमाणु के स्वरूप को अस्वीकार करते हुए इन्होंने जो थॉमसन ने दिया उसको अस्वीकार किया रदरफोर्ड ने, और थॉमसन ने क्या बोला था कि नहीं भाई एक के को है, पर एक के परमाणु। पहले तो डाल्टन ने बोला नहीं विभाज्य नहीं है, लेकिन थॉमसन ने कहा नहीं कम से कम एक है, कौन, इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को खोज करके बोला कि नहीं, अस्वीकार किया। अब ये देखिए चार था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे घिरे केंद्र को प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में क्या बोला, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन हम बताए थे, बीच में प्रोटॉन होता है, भारी नाभिक होता है। देखिए परमाणु का अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है। जब हम मार रहे थे सोने की पन्नी पे क्या बोले, परमाणु खोखला होता है, इसीलिए वो अविश्वसनीय कार्य हुआ था कि कैसे लौटा दिया। परमाणु गोलीय होता है, परमाणु नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा है। बताए थे ना, परमाणु का नाभिक का आकार 10⁻⁻15 है ना। तो ये सब देखिएगा आगे, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, इतना याद रखिएगा छोटा होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं परमाणु का क्या क्या मिला। इसने स्थायी व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया। रदरफोर्ड ने क्या अनुमान लगाया था कि यह सौर मंडल की तरह होता है। ठीक, उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वृत्ताकार पथों में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां छोड़ के आए थे। ठीक है, तो यही चीज है, ये देखिए यही चीज है, ये चीज पढ़ते जाइए, हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये चीज आपको बस ये बताना चाह रहे थे कि आपको कितना अच्छा से क्लियर होता है। तो अब हम लिसेंट और एनसीईआरटी साथ में पढ़ाएं। अगर आपको पढ़ाना है तो आप लोग बताएं, इसका आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, कमेंट में दें।